सभी गुरुवरों का प्रणाम। स्वागत है आप सभी का गुरुवर क्लासेस में। चर्चा हम कर रहे थे यूनिट 8 की अपनी, ठीक है। तो यूनिट 8 की पार्ट सेकेंड वीडियो है। अब इन केस यू में आस्क सर यूनिट सेकेंड में क्या पढ़ा रहे थे, तो ये पढ़ा रहे थे क्लास 8 हमने पढ़ा रहे थे यूनिट 8 भोजन स्वास्थ्य स्वच्छता एवं रोग। ये हो गया था फसल उत्पादन एवं नाइट्रोजन चक्र का टाइम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 SCERT 7 से। हम जो कर रहे हैं वो SCERT NCERT लिस्ट कर रहे हैं। अब मैं दोबारा वो नहीं दिखा रहा आपको स्लाइड्स, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ाते हैं इसमें हम पढ़ाते हैं साइंस 6 से 8 तक की NCERT और SCERT मिक्स करके। जो आपके लिए यूपी टेट जो तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 सी टेट पेपर 2 तैयारी कर रहे हैं, TGT नेचुरल साइंस DSSB तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने जूनियर एडिट एग्जाम तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट तैयारी कर रहे हैं, उसका जो साइंस पोर्सन है उसे कवर करती है, ठीक है। अच्छे से बुक बेस पढ़ा रहे हैं, बहुत लंबी, बहुत काफ़ी दिन हो गए सर सीरीज को चलते हुए। मैं जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूँगा। तो मृदा पे पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ेंगे, बाकी सब स्किप करेंगे। मृदा में उपस्थित सड़े गड़े जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। ह्यूमस किसे कहते हैं? मृदा में जो उपस्थित सड़े गड़े जैव पदार्थ होते हैं। जैव मतलब जो जीवों के अवशेष पदार्थ होते हैं ना, सड़े गले, उन्हें ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही होना चाहिए और ये हमने हाईलाइट कर दिया। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया में शैलों या चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। मृदा कैसे बनती है? मृदा जो बनती है वो अपक्षय से बनती है। अपक्षय कैसे बनता है? अपक्षय मतलब क्षय होगा किसका? चट्टानों का, ठीक है। किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिससे उसका निर्माण हुआ है, और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं, ठीक है। चलो, क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट निकाल लेते हैं ना वनस्पति, तो फिर वो मृदा इस तरीके की होती चली जाती है। जैसा अभी मुझे पता चला कुछ दिन पहले ही कि जैसे सोयाबीन होती है ना, तो सोयाबीन जो उगती है तो सोयाबीन से ना बहुत ज़्यादा पोषक तत्व कम हो जाते हैं। खैर, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है, ठीक है। प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती हैं। मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? इस काट को, ठीक है। इस काट को ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, और इसकी जो एक एक पट्टी है उसे संस्तर स्थिति कहते हैं। नाम थोड़े से अजीब से हैं और इनकी सबकी प्रकृति, रंग, रूप, घनत्व वगैरह ये अलग अलग होता है। प्रत्येक परत स्पर्श यानी गठन में, रंग में, गहराई में और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है, ठीक है। तो मृदा परिच्छेदिका समझ गए, संस्तर स्थिति समझ गए आप। सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है क्योंकि ये ह्यूमस और खनिज लवणों समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाते हैं और पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। यह परतें सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती हैं। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति में ह्यूमस ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि मरेगा ना कोई जीव तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। इस वजह से मृदा में खनिज लवण और ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। काम की यही होती है। और यह परत सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगुओं जैसे अनेक जीवों का आवास प्रदान करती है, ठीक है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं, ठीक है, घास वगैरह की। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होता है, इसलिए लेकिन खनिज अधिक होते हैं, ठीक है। ह्यूमस कम होगा लेकिन खनिज अधिक होंगे। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक संहत होती है, यानी संहत मतलब घनी, और बीस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। तीसरी परत शीर्ष स्थिति कहलाती है जो दरारों और विद्रोह युक्त शैलों के छोटे छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होती है जो कठोर होती है, उसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। आधार शैल को फावड़े से खोदना कठिन होगा, यहाँ तक खोद सकते हो। और इसमें पहली जो है इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, दूसरे में ह्यूमस कम होता है पर खनिज लवण अधिक होते हैं, तीसरे में छोटे छोटे शैल हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है। मेन चीज़ आपको वर्ड पता होने चाहिए, वर्ड आपको पता चल गए हैं। मृदा के प्रकार, सैलकणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। ये अभी पढ़ा था मृदा की परिभाषा में, सैलकणों से बनती है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाती है। यदि बारीक कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो वो मृणमय मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो उसे दुमट कहते हैं, दुमटी मृदा कहते हैं। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मृणमय रूप में किया जा सकता है, ठीक है। 3 प्रकार की मृदा हो गई, बलुई जिसमें बालू के कण होंगे, मतलब मोटे मोटे कण होंगे, दुमटी जिसमें मोटे मोटे छोटे छोटे सब लगभग समान मात्रा में होंगे, और मृणमय में क्या होता है? बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है।
बालू सुबातित होती है, मतलब हवा अच्छी होती है। बालू के कणों के बीच के स्थान में जल की निकासी तेजी से हो जाती है, अतः बलुई मृदा हल्की, सुबातित और शुष्क होती है। मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म, बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े होते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। ठीक है, अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल होता है। ठीक है, मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी, मृणमय मिट्टी समझ लो आप। ठीक है, वो गीली मिट्टी हो गई। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट है। दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक एक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद किसे कहते हैं? गाद नदी तलों के निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का आमाप यानी साइज बालू और चिकनी मिट्टी के आमापों के बीच का होता है। दुमटी मृदा में भी ह्यूमस होता है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। ठीक है, दुमटी मिट्टी में भी ह्यूमस होता है और जल धारण क्षमता उचित होती है। चिकनी में तो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं अब मृदा के गुण। मृदा गुण क्या है? जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित अथवा अंतःस्रावित हो जाता है और पाइप खाला हो जाता है तो उस पुनर्स्राव को नोट कीजिए। अंतःस्रावण अवधि, जल की मात्रा बटे अंतःस्रावण अवधि। ये कुछ नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट करा है। ये एक कीप ली है, एक फनल ली है, फनल भी नहीं है, ये क्या है, क्या कहेंगे इसे, बेलन ली है। इसमें ऊपर पानी डाला है, नीचे देखो कब तक खाली हो गई, उससे दर निकाली है, तुम्हारे काम की नहीं है। आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कंपदीप्त होती है, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है जैसे आग के अलाव से उठती है। कंपदीप्त मतलब वो जो दिखती है ना, जैसे गर्मी में जाओगे तो सड़क पर भी दिखता है कभी कभी ग्रीष्म काल में। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक्चुअल में भाप होती है। गर्म जलों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपरती जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है, जिससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के वायु के ऊपर की वायु हमें कंपदीप्त प्रतीत होती है। तो कंपदीप्त क्यों प्रतीत होती है? कंपदीप्त का मतलब समझो पहले तो। कंपदीप्त का मतलब है जो आपका डिस्टोर्शन आएगा ना व्यू में, जैसे गर्मी में देखोगे आप सड़क पर तब भी दिखता होगा, तो उसे कंपदीप्त कहते हैं शब्द को। ठीक है, ये शब्द समझने जैसा था, आपने समझ लिया, बहुत अच्छे वाला कहें आप। नेक्स्ट, मृदा और फसलें। मृदा फसल किस प्रकार मृदा पर निर्भर करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। किसके द्वारा? हवा द्वारा, वर्षा द्वारा, ताप द्वारा, प्रकाश द्वारा और आर्द्रता द्वारा। ये कुछ प्रमुख जलवायु यानी जलवायु संबंधी कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायु कारक और मृदा घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों को निर्धारित करते हैं। तो फसलें किस चीज़ से निर्धारित होंगी? दो चीज़ निर्धारित होंगी, एक तो जलवायु से। ठीक है, यानी वहाँ पर पवन कितनी तेज चलती है, वर्षा कैसी होती है, ताप कैसा है, प्रकाश कैसा आता है, आर्द्रता कैसी है, प्लस मृदा कैसी है। इन दो चीज़ों से निर्धारण होता है कि किसी क्षेत्र में कैसी वनस्पति उगेगी। मृणमय और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है, चाहे मृणमय हो चाहे दुमटी हो। ऐसी मृदा की जलधारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थों से समृद्ध और अच्छी जलधारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है जिसमें जल की निकासी आसानी से हो सके। ठीक है, कपास के लिए बलुई दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है जिससे जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। गेहूं जैसी फसलें महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती हैं क्योंकि यह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। ठीक है, ये आपको बात पढ़नी थी। गेहूं कहाँ उगाया जाता है? जहाँ महीन मृणमय मृदा हो गए, या दोमट में भी काम चल जाएगा। कपास के लिए बलुई दोमट चाहिए या दोमट चाहिए, जल की निकासी आसानी से हो जाए। और गेहूं और चने तो मैंने बता ही दिया, मृणमय और दुमटी दोनों में चल जाए काम। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध और अच्छी धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दानों के लिए दुमटी। ठीक है, चलो एक केस अध्ययन क्या? लीलाधर दादा सुराही, मटका, कुल्हड़ा आदि बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। तो उन्हें कैसी मिट्टी चाहिए? कैसे बनाएंगे? सूखी मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डालकर उसमें से कंकर पत्थर आदि बीन लिए जाते हैं। कंकर पत्थर हटा देने के बाद मिट्टी को लगभग 8 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। इस मिट्टी में घोड़े की लीद की कुछ मात्रा मिलाकर इसे गूंथ लिया जाता है। गुथी हुई मृदा को चाक पर रखकर उचित या मनचाहा आकार दे दिया जाता है। किसी वस्तु को अंतिम स्वरूप देने के लिए हाथ का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का बनाई गई वस्तु से 2 से 3 दिन तक सुखाने के बाद इसमें रंगाई की जाती है। शुष्क वायु से सुखाने के बाद सभी वस्तुओं को उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। अब बताओ घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है? पकाने के प्रक्रम में घोड़े की लीद जल जाती है जिससे मृदा के पात्रों में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। इसी कारण मटकों और सुराही में जल अंतःस्रावित होकर बाहरी सतह पर आ जाता है, वहां से वाष्पित हो जाता है।
जिससे घड़े या सुराही में रखा जल ठंडा हो जाता है। दादा ने बताया कि सुहागपुर में बनी सुराहियाँ और मटके दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, घोड़े की लीद मिला दोगे जब आग में रखोगे तो घोड़े की लीद जल जाएगी सॉरी, तो उससे क्या होगा, सरंद बच जाएगा। जल, पवन और बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है, इससे पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। देखो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कुम्हार चाक बनाते समय घोड़े की लीद क्यों मिलाता है। ठीक है, सरंद करने के लिए, इस तरीके से पढ़ना है। अब हमने क्या क्या वर्ड सीखे, मृण में सीखा, ठीक है, आर्द्रता सीखी, अपरदन सीखा, अपरदन मतलब कटना, ह्यूमस, ह्यूमस मतलब जैव पदार्थ, बलुई, बलुई मतलब जिसमें बालू ज़्यादा हो, मोटे मोटे कर, मृदा परिच्छेदिका मतलब ऐसी काट, दुमटी दोनों में बराबर मात्रा में हो, जलधारण, वृत्तिका, अंतःस्रावण और संस्तर स्थिति, ये सारे हमने वर्ड सीखे। आगे बढ़ते हैं। आपने क्या सीखा, विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतःस्रावण दर भिन्न भिन्न होती है। यह दर बलुई मृदा में सबसे अधिक और मृण में मृदा में सबसे कम होती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। मृण में मृदा याद है ना, सबसे पतली वाली जो होती है, छोटी वाली। मृत्तिका या चिकनी मिट्टी और दुमट मृदा गेहूं, चना और धान को उगाने के लिए उपयुक्त है। कपास को बलुई दुमट मृदा में उगाया जाता है, जिसमें दुमट हो और बलुई की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई हो। मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तनों, खिलौनों और मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। मृत्तिका भी एक प्रकार की मृणमय मिट्टी होती है। ठीक है, चैप्टर 11, चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 8। ठीक है, फसल उत्पादन कैसा होता है। खेत में कुछ औजार देखें, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल आदि। ठीक है, तो ये खेतों में औजार हैं कुछ जो काम करते हैं। कृषि पद्धतियों की बात करें, लगभग 10,000 ईस्वी तक मनुष्य घूमने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास के समूह में विचरण करते थे। वे कभी सब्जी खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए शिकार प्रारंभ किया। कालांतर में चावल, गेहूँ और अन्य खाद्य फसलों का उपयोग हुआ। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कट गया है, इट्स माई मिस्टेक, आगे से ध्यान रखी जाएगी, पर अभी से आज निभा लो। फसल किसे कहते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे को किसी बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो इसे फसल कहते हैं। एक ही किस्म का पौधा उगाओगे ना बड़े पैमाने पर, उसे फसल कहेंगे। ठीक है, मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जाता है, खरीफ और रबी। ठीक है, अब देखो खरीफ जो है उसे जो है चावल पसंद है। ठीक है, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। ठीक है, रबी जो है उसे गेहूँ पसंद है। शीत ऋतु, ऐसे समझो खरीफ जो है ना उसे बिरयानी पसंद है और रबी को जो है वो रोटी पसंद है। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अरबी असली रबी फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, आधारिक फसल पद्धति। आधारिक फसल पद्धति मतलब किस तरीके से फसल उगाई जाती है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये इसके स्टेप्स हैं, मतलब कृषि पद्धति के स्टेप्स हैं। सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है। ठीक है, फिर बुआई करी जाती है, फिर खाद एवं उर्वरक देते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, फिर कटाई करते हैं, फिर भंडारण करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। वैसे बहुत छोटा सा है, सिंपल से मिट्टी तैयार करोगे, फिर बुआई करोगे, फिर खाद दोगे, फिर सिंचाई करोगे, फिर जो थोड़ी बहुत घास आ जाएगी उसे हटाओगे, फिर कटाई करोगे, फिर भंडारण करोगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है। मिट्टी तैयार करना किसे कहते हैं, मिट्टी को पलटना अथवा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब ठोकरी बना देना उसमें, जिसके उसके अंदर हवा के कण आ जाएं। इससे जड़ें भूमि में गहरी तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी, ठीक है, बता दिया। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसान के मित्र है, इससे क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। ठीक है, जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से धोना आवश्यक है। कृषि औजार, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली और कल्टीवेटर इस कार्य में किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। ठीक है, ये जोत है, इसे जोत कहते हैं, इनके तुम्हें नहीं पता है। और इसे हल साफ्ट कहते हैं, इसे फाल कहते हैं, ये आगे का हिस्सा है। ठीक है, हल किसे कहते हैं, प्राचीन काल में ही हल का उपयोग जुताई, खाद मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता था। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है।
इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। ठीक है, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है, दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी से सरलता से चला सकता है। कुदाली किसे कहते हैं? कुदाली यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला बनाने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है और ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुदाली। ये रही कुदाली, यह है कुदाली। ठीक है, मुड़ी प्लेट है, ये हैंडल है, ये जोत है, ये छड़ है। ठीक है, कल्टीवेटर आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। तो ये कल्टीवेटर है। ठीक है, टीलर भी कहते हैं इसे। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं, इस कारण हल्के होते हैं। जब बीज बोते हैं ना तो बीजों का चयन कैसे करते हैं? बीज जो नीचे पानी में बैठ जाते हैं उन्हें बोया जाता है, जो ऊपर आ जाते हैं वो क्षतिग्रस्त होते हैं, खोखले होते हैं, इस कारण हल्के होते हैं, जल में तैरने लगते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। ठीक है, पहले ऐसे बीज बोए जाते थे। ये सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल मतलब आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। सीड ड्रिल में क्या होता है, मतलब सीड डलेगा इसमें, सीड मतलब बीज डलेगा। बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए, इससे बीजों को पक्षी द्वारा खाने जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। ठीक है, चलो आगे। खाद एवं उर्वरक बनाना बेपदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद किसे कहते हैं? बेपदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। स्थिति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। ठीक है, बहुत बेसिक है। खाद क्या है? खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग और केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो मतलब अपशिष्ट से बनाते हैं। ठीक है, उर्वरक किसे कहते हैं? उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से संबद्ध होते हैं। ठीक है, उर्वरकों का उपयोग उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है। उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? खाद देखो बनता है अपशिष्ट पदार्थों से। ठीक है, उर्वरक कैसे बनते हैं? फैक्ट्रियों से। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK। ठीक है, जिसे डाई भी कहते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। ठीक है, फसल चक्रण का मतलब क्या होता है? एक फसल उगाई, फिर दूसरी उगाई, फिर दोबारा पहली उगा ली। पहले उत्तर भारत में किसान फसलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे। ठीक है, और गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन को पुनः प्रवण होता रहता था। किसानों की इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार या लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। जैसे चना, मटर, इनके नीचे पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, इसकी जड़ों में, वो हम पढ़ चुके हैं एक बार। उर्वरक और खाद में अंतर हमने बता ही दिया। ठीक है, एक बार और अंतर पढ़ लेते हैं सही से। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। ठीक है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों से विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में खाद्य पादक पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। खाद में पादक पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ठीक है, पर ह्यूमस अच्छा मिलता है। ओके, खाद के लाभ क्या होते हैं? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है क्योंकि इससे मिट्टी की जलाने क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी और सड़ंद हो जाती है जिसके कारण गैस भी नहीं में सरलता से होता है। इसमें मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसे जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ठीक है, सिंचाई किसे कहते हैं? पहली बात तो एक बात नोट करो, पौधों में लगभग 90% जल होता है। ठीक है, 90% जल ही जल होता है, तो पानी देना बहुत जरूरी है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई किसे कहते हैं? निश्चित अंतराल पर खेत में जब जल देते हो उसे सिंचाई कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो दिखा रखा है इन्होंने, इसमें क्या है? सिंचाई के पारंपरिक तरीके मोट, घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट, उत्तोलक तंत्र, 3 प्रकार के दिखा रखे हैं। जो है मोट, ये घिरनी आधारित, पहले खींचा और जो चमड़े का जो बैग था इससे निकाल कर जल दे दिया। ठीक है, दूसरा क्या है? चेन पंप, ये चेन पंप से इसमें बंधी रहेगी बाल्टी, निकल गिरता रहेगा। ये हो गया ढेकली। ठीक है, इससे ढेकली से निकल रहा है। और ये हो गया रहट। रहट ये बहुत चलता था हमारी तरफ, तो इसमें क्या होता था, बहुत सारे कुआं है, इसमें एक व्हील है, इस पर बहुत सारी बाल्टी बंधी हुई है, ये घूमता रहेगा तो पानी आता रहेगा निकलता रहेगा इस तरीके से। छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकल सिस्टम,
किसे कहते हैं? ये देखो आधुनिक विधि है। इसमें क्या होता है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। यहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ऊर्ध्व पाइपों या नालों के ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी तक मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों में इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती और अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ड्रिप तंत्र में क्या होता है, चूता रहेगा। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधा पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि से जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। ठीक है, देखो ड्रिप तंत्र में भी कम यूज होगा, स्प्रिंकल सिस्टम में ज़्यादा उपयोग होगा जल का। पर स्प्रिंकल सिस्टम उनके लिए उपयोगी जहाँ लोन हो, मतलब लोन घास समझ लो, ठीक है, कॉफ़ी की खेती होती हो या ऐसी कोई फसल होती हो और जहाँ ऊंची नीची हो ज़मीन जो है, तो जल तो एक साथ तो तुम दे नहीं सकते, तो इसलिए वो ये स्प्रिंकल सिस्टम या छिड़काव तंत्र उपयोगी है। ड्रिप तंत्र वहाँ उपयोगी है जहाँ बूंद बूंद देना हो, पानी कम हो। ठीक है। खरपतवार से सुरक्षा, खेतों में कई अन्य अवांछनीय पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई किसे कहते हैं? खरपतवार हटाने को। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, सब कुछ पोषक तत्व भी ले लेंगे जो तुम डालोगे, वो घास भी ले लेगी, जल भी ले लेगा और प्रकाश भी ले लेगा, इसलिए जरूरी है खरपतवार हटाना। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय इसमें पुष्पण में बीज बनने के पहले का होता है, क्योंकि बीज बन गए तो और ज़्यादा हो जाएंगे। खरपतवार पौधों को जड़ सहित हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायन के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D। 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी है। अभी क्वेश्चन आया था, टेस्ट लिया था जब। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकतानुसार मिलाकर स्प्रेयर या फुहारे की सहायता से खेतों में छिड़काव किया जाता है। ठीक है। कटाई किसे कहते हैं? कटाई मतलब फसल बड़ी हो जाती है उसे काटते हैं। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से फसल की कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीज दानों को भूसे को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशर कौन होता है? जिससे गेहूं की बाली से गेहूं अलग होती है, उसे थ्रेशर कहते हैं। थ्रेशिंग किसे कहते हैं? फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। अब देखो इसमें ना 2 रूप हैं। एक इसमें ना 2 चीज़ें दे रखी हैं। ये कंबाइन है, कंबाइन मतलब कंबाइन कर दिया क्या क्या? हार्वेस्टर और थ्रेशर। हार्वेस्टर जो हार्वेस्ट करेगा या कटाई करेगा, और थ्रेशर ये इसके अंदर होगा जो अलग करेगा भूसे से उसे। ठीक है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर या विनोइंग करके अलग करते हैं। फटक के भी अलग हो सकता है। और पता हूँ पुराने ज़माने में क्या होता था? ठीक है, विनोइंग या फटकने वाली मशीन ये रही, इस तरीके से दिख रखी है। यहाँ तो मुझे तो लगता नहीं हमारे एरिया में कोई करता है। हमारे एरिया में तो बाबा बताते हैं पहले क्या होता था। जैसे मान लो गेहूँ निकल का है तो उनकी कैसे आप गेहूँ की बाल से गेहूँ अलग करोगे, तो वो बिछा देते थे, काट के ला के गेहूँ बिछा देते थे, उसके ऊपर जानवरों को चलाते थे, उसके पैरों से अलग होती थी, उसके बाद उसे फटक लेते थे या बिनोइंग कर लेते थे। ठीक है, छोटे खेत वाले किसान करते थे ऐसा। पहले थी भी नहीं इतनी मशीनें। कटाई ऋतु के समय कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू जुड़े होते हैं। देखो आदमी खुश होता है तो सेलिब्रेट करता है, तो इस प्रकार से अपनी संस्कृति में कुछ पर्व बनाए गए हैं जो कटाई के समय या कटाई करने के बाद करते हैं लोग। जैसे पोंगल, बैसाखी, होली भी इस टाइम होती है जब गेहूँ पकने वाला होता है, और दिवाली, नवान्या एवं बिहू ये सब होते हैं। तो कटाई ऋतु के साथ जुड़े हुए पर्व कौन कौन से हैं? पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या और बिहू। ठीक है। भंडारण का मतलब है ये इकट्ठा करना। भंडारण से पहले दोनों दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, इससे उसकी नमी में कमी आ जाए, इससे उनकी कीटों, पीड़कों, जीवाणुओं एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों या धातु के बड़े बड़े पार्ट बिन्स में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृह में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे चूहे एवं कीटों से सुरक्षा की जाती है। पीड़क मतलब जो पीड़ा पहुंचाए किसान के दिल को, जैसे चूहे एवं कीड़े।
ठीक है, वो अनाज को नष्ट करते हैं। और साइलो क्या होता है? साइलो भंडार गृह होता है बड़े पैमाने पर रोकने के लिए। ठीक है, अनाज भंडार टू साइलो, इसे साइलो कहते हैं। ठीक है, बोरों में अनाज का भंडारण इस प्रकार होता है। घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशु को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। ठीक है, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कोड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मछली से कौन सा तेल मिलता है? कोड लीवर तेल, जिसमें विटामिन डी अधिक होता है। ठीक है, मछली खानी चाहिए जो खाते हैं। निराई में क्या होता है? वांछनीय में बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है जिन्हें खरपतवार कहते हैं। दानों को फूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। ये सब मैंने पढ़ा दिया है। कृषि पद्धतियाँ पढ़ा दी। ठीक है, सारे स्टेप बता दिए। पशुपालन, फसल, उर्वरक बता दिया, खाद मंत्र बता दिया, भंडारगृह बता दिया, कटाई बता दिया, सिंचाई बता दिया, खरीफ बता दिया। खरीफ को तो धान पसंद आई। खाद बता दिया, हल बता दिया, रबी बता दिया, रवि को गेहूँ पसंद है। बीज बता दिया, साइलो बता दिया, बीज भंडारण, बुआई बता दिया, भंडारण बता दिया, थ्रेशिंग बता दिया, खरपतवार बता दिया, खरपतवार नाशी 2,4-D हो गया, फटकना बता दिया। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ समझाया जा चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10 SCERT 8 का। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। ठीक है, तो ये बात आपको पॉइंट नोटिस करने वाला है। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व जब मानव ने नदी के किनारे बसना शुरू किया तभी से उसने खाद्य पदार्थों को उगाने के तरीके खोज निकाले और यहीं से कृषि की शुरुआत हुई। कृषि की शुरुआत कब हुई? लगभग 10,000 ईसा वर्ष पूर्व, यानी ईसा का चल रहा है इस टाइम वर्ष 2021, यानी 12,000 साल पहले हुई थी। ठीक है, किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधे के समूह को फसल कहते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। अरे यार, ये तो सब हाँ, इसमें एक नई चीज़ आई है। जून से अक्टूबर तक उगाई जाने वाली फसल खरीफ फसल है। इसके अंतर्गत मक्का, चावल, मूंगफली आदि बोए जाते हैं। नवंबर से अप्रैल तक उगाई जाने वाली फसल रबी की फसल है। ठीक है, रबी को तो गेहूँ पसंद था ही। इसके अंतर्गत गेहूँ, सरसों, चना और आलू आते हैं। अब देखो, अप्रैल से जून जो बचा ना, या मार्च से जून जो बचा, इसे कहते हैं जायद की फसल। इसमें मूंग और उड़द आते हैं। ठीक है, जायद, ये जायद और एक्स्ट्रा है, इसे याद कर लेना। ठीक है, फसल बोने का पहला चरण है मिट्टी को तैयार करना। बलुई मिट्टी बता दिया, चिकनी मिट्टी बता दिया, हैरो बता दिया। हैरो बताया नहीं बताया? बता दिया। एक्चुअली में हमारी ये है तिकोनिया हैरो। हमारी तरफ की जो हैरो होती है ना, वो अलग होती है। वो मिट्टी को पलटने का या खरपतवार नाश करने का काम करती है। उसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे ना गोल गोल वो लगे होते हैं, क्या कहेंगे ना, ब्लेड से लगे होते हैं। और जब वो चलती है ना तो मिट्टी को पलटाती हुई चलती है। ठीक है, अच्छी पतवार के लिए मिट्टी की किस्म के आधार पर फसल का चुनाव किया जाता है। जैसे बलुई मिट्टी तरबूज, खरबूज, मक्का, बाजरा के उपयोगी है, जबकि चिकनी मिट्टी धान, सनई, कपास की खेती के लिए उपयोगी है। दोमट मिट्टी में गेहूं, चना, मटर, टमाटर आदि की फसल बोई जाती है। खेतों की मिट्टी तैयार करने और बीजों का चयन करके मिट्टी में डालने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। वे बीज जो चैर रहे होते हैं, खोखले कारण हल्के होते हैं, ऐसे ऐसे कीड़ों के खाने के कारण भी हो सकता है। ये बीज स्वस्थ नहीं होते थे, बुआई के लिए उपयुक्त नहीं है। ये मैंने बता दिया था। ठीक है, बीजों के चयन के उपरांत बुआई की जाती है। बुआई के कई तरीके हैं। जैसे कुछ पौधों के बीज छितराकर बोए जाते हैं, जैसे बाजरा, मक्का, मतलब हाथ से फेंक के। कुछ बीज गहराई में बोए जाते हैं। इसके लिए डिबलर अथवा बीज वेधक या सीड ड्रिल की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये सीड ड्रिल है, दिखा दिया था तुम्हें। ठीक है, धान उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, ये तुम्हें पता ही है। धान की बुआई के लिए किसी छोटे भूभाग या पौध घर में धान के बीजों को बोया जाता है। जब इनके पौधे छोटे छोटे तैयार हो जाते हैं तो स्वस्थ पौधों को खेत में रोप दिया जाता है। इस फसल को खेत में खड़े पानी की आवश्यकता होती है। किसान ध्यान रखते हैं कि रोपाई के समय पौधों के मध्य उचित दूरी बनाए रखें। बुआई के समय बीज मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करके वृद्धि करते हैं। तो धान कैसे बोया जाता है? धान का बीज नहीं डाला जाता सीधे, पहले धान का बीज डालते हैं तो उससे पौध बनती है। एक जगह बहुत सारे पास पास बन जाती है, उसे फिर उखाड़ते हैं और उसके बाद अलग अलग करके दूरी पे बो देते हैं। ठीक है, इसे डिबलर कहते हैं। ये भी बीज बोने के काम आता। सीड ड्रिल भी। मुख्य पोषक तत्व क्या होते हैं मृदा के? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के को पौधे एवं जल एवं वायु से प्राप्त करते हैं पौधे, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को भूमि से प्राप्त करते हैं। गौण पोषक तत्व मतलब जो कम चाहिए होते हैं, सेकेंडरी। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि को पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। पौधों के तत्वों की आवश्यकता मुख्य पोषक तत्व की अपेक्षा कम होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों को कुछ पोषक तत्व जैसे लोहा, तांबा, जिंक आदि की अति सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। फिर भी इनकी कमी होने पर पौधे की वृद्धि एवं विकास प्रभावित होते हैं। ठीक है, फसल चक्रण किसे कहते हैं? मैंने बताया, एक के बाद एक फसल, जैसे एक के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा, जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है, जिससे भूमि की उर्वरकता बनी रहती है, इसे फसल चक्रण कहते हैं। इस प्रकार कपास और मूंगफली भी साथ साथ लगाए जाने की परंपरा है। भूमि की उर्वरा शक्ति कुछ सीमा तक इन प्राकृतिक और पारंपरिक उपायों से सुरक्षित रह सकती है, लेकिन मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए रासायनिक, कृत्रिम अथवा प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है।
खाद किसे कहते हैं? खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है, अपशिष्ट से बनता है, ये आपको पता ही है। ठीक है। कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं? जब अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में एकत्र करके मिट्टी से ढक दिया जाता है और सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, इस प्रकार खाद को कंपोस्ट कहते हैं। रासायनिक खाद तुम्हें पता ही है, रासायनिक खाद या उर्वरक, ये सब मैंने पढ़ा ही दिया था। ठीक है। अलग अलग फसलों के लिए उर्वरक भी अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे दलहनी फसलों को नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? राइजोबियम की वजह से, क्योंकि इन पौधों की नाइट्रोजन की जरूरत इनकी जड़ों में उपस्थित जीवाणु की सहायता से नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा पूरी कर ली जाती है। ठीक है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन चक्र है जो हमारा पार्ट है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु या सहजीवी जीवाणु नीचे मिट्टी में मिला देते हैं नाइट्रस के रूप में, या कृत्रिम उर्वरक के द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर बिजली कड़कने से भी नाइट्रोजन जो है वो पहुंच सकती है जड़ों मतलब मिट्टी में। मिट्टी द्वारा अवशोषण से पौधों में प्रोटीन के रूप में जाती है नाइट्रोजन, और भोजन के रूप में जंतुओं में जाती है। जंतुओं के मलमूत्र के त्यागने पर नाइट्रोजन के यौगिक अमोनिया और नाइट्राइट्स बनते हैं। मृत होने पर अपघटन से नाइट्राइट्स बनते हैं जो नाइट्रीकरण कारक जीवाणु की सहायता से फिर दोबारा मिल जाते हैं मिट्टी में। ठीक है। पौधे जो होते हैं वो मृत होने पर अपघटन के फलस्वरूप भी नाइट्रोजन के यौगिक बनते हैं जो फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक है। नाइट्रोजन के रूप में कुछ विनाइट्रीकरण जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन डाल देते हैं। कुछ जड़ों में कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो मृदा की नाइट्रोजन को भी वायुमंडल में डाल देते हैं, विनाइट्रीकरण जीवाणु कहलाते हैं। नाइट्रोजन सभी खाद्य पदार्थों का एक आवश्यक अवयव है। हालांकि यह वायु में प्रचुर मात्रा में 79% उपस्थित है, फिर भी पौधे इसे सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर सकते। वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलने की प्रक्रिया। घुलनशील नाइट्रेट्स कैसे बनते हैं? कई तरीके हैं, मैंने बताया जैसा अभी इस चित्र के द्वारा। पहला, राइजोबियम बना देगा, मतलब जीवाणु बना देगा। दूसरा, पौधे बना देंगे, तो पौधे जब सड़ेंगे तब बन जाएगा। ये जंतु जब टॉयलेट वगैरह करेंगे, मलमूत्र निकालेंगे, तब बन जाएगा। ठीक है। और देखो ये दे रखा है इसमें, और तड़ित द्वारा भी, तड़ित मतलब बिजली द्वारा भी। सूक्ष्मजीव बना लेंगे, मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव जैसे एजेटोबैक्टर आदि बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। कौन कौन से? एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया। इसके अलावा दलहन कुल के पौधों की जड़ों में गांठ में पाए जाते हैं। इसमें सूक्ष्मजीव राइजोबियम पाया जाता है। ये जीवाणु वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। इसका उपयोग पौधों द्वारा किया जाता है तड़ित द्वारा। तेज वर्षा के समय बिजली कड़कने पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जो वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनते हैं। यह अम्ल वर्षा के साथ भूमि पर गिरता है तो कैल्शियम मैग्नीशियम को उनके घुलनशील नाइट्रेट्स में बदल देता है और जल में घुलकर ये लवण जल द्वारा अवशोषित कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो देखो कितना फायदा हो रहा है बिजली का कड़कने का। बिजली कड़केगी तो नाइट्रोजन के बनेंगे ऑक्साइड, उसके बाद वर्षा के जल में घूमकर अम्ल बनेंगे। ये अम्ल भूमि पे गिरेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदल देंगे, उनके घुलन कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है। और ये जड़ द्वारा अवशोषित कर लेंगे। रासायनिक उर्वरक द्वारा वायु की नाइट्रोजन फैक्ट्रियों में रासायनिक यौगिकों में परिवर्तित की जाती है और उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जिसे कहते हैं आप यूरिया। ठीक है। वायु की नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में पौधों का इस्तेमाल किया जाने पर इस्तेमाल होकर भोज्य पदार्थों में जाती है और भोजन के रूप में जंतुओं पर पहुंचती है। पौधों और जंतुओं के मृत होने पर सूक्ष्मजीवों द्वारा इनका प्रकटन होता है और नाइट्रोजन पुनः वायु में मिल जाती है। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। इसी के द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी हुई है। फलों की सिंचाई तुम्हें पता ही है, समयांतराल पर अगर पानी देते रहोगे सिंचाई हो जाएगी। खरपतवार मैंने बता ही दिया। कुछ रासायनिक खरपतवार बताई दिए, 2,4-D और मेटाक्लोर। एक और नया आया, 2,4-D तो खरपतवार है ही और मेटाक्लोर भी एक खरपतवार है, मेटाक्लोर। ठीक है। पीड़कों के लिए पीड़कनाशी, फफूंद के लिए फफूंदनाशी, खरपतवार के लिए खरपतवारनाशी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। चलो, कटाई में मढ़ाई। फसल पकने या तैयार होने के बाद फसल उत्पादन को काटना कटाई कहलाता है। दरांती से होती है या हंसिया द्वारा, हंसिया या दरांती, साधारण हंसिया, दांतेदार हंसिया। ठीक है। छोटे किसान का तुम्हें पता ही है, फटक कर अलग करते हैं। भंडारण तुम्हें पता ही है। भंडारण में ताप का भी ध्यान रखा जाता है। जिन खाद्यान्नों में पानी की मात्रा कम होती है जैसे अनाज, दालें इत्यादि को कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम तापमान 0 से -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित किया जाता है। खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान FCI के माल गोदामों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। FCI करती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खाद्यान्न का भंडारण। ठीक है। अब हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति का मतलब कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रयास शुरू किए गए 1960 में, इसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के तहत कृषि के क्षेत्र में आधुनिक कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, हल, सिंचाई के साधन जैसे ट्यूबवेल, उन्नत कोटि के बीज, कीटनाशक दवाई तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से फसल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। फसल उत्पादन में वृद्धि का दूसरा उपाय फसल की उन्नत किस्मों का विकास एवं उपयोग करना है। यह प्रणाली
फसल समुन्नति कहलाती है। इसमें वांछित गुणों वाली दो भिन्न किस्मों में परस्पर संकरण कराकर नई किस्म बनाई जाती है। ठीक है, जैसे गेहूं की जो समुन्नत किस्म है या मॉडिफाइड किस्म है वो है सोनालिका, कल्याण सोना। धान की है जया, पद्मा, पूसा 1215। मक्का की है गंगा और रंजीत। ठीक है, अब जंतुओं से क्या क्या हमें मिलता है? जंतुओं से बहुत खाद्य पदार्थ मिलते हैं। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो दूध। दूध से हमें विभिन्न पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ई प्राप्त होता है। इसलिए दूध संपूर्ण आहार माना जाता है। विटामिन ई भी है, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है। पशु लगभग 20 वर्षों तक दूध देते रहते हैं। इन पशुओं के आहार में घास, सूखा चारा, गेहूं का भूसा, दलहन का हरा चारा जैसे रसबीम और अल्फा अल्फा इत्यादि शामिल है। बरसीम, बरसीम लिख रहे आए, बरसीम बोलते हैं हमारे यहाँ। बरसीम, बरसीम क्या होता है? एक छोटी सी घास सी फसल होती है। सरसों एवं कपास की खली का भी उपयोग किया जाता है चारे के लिए। सामान्यतः चारा प्रातः एवं सायकाल दूध देने से पहले नान में दिया जाता है। पेयजल भी दिन में 2 बार दिया जाता है। एंथ्रेक्स वायरस जनित जो रोग है जो पशुओं के लिए अत्यंत घातक है। ठीक है, गाय की देसी नस्ल कौन कौन सी है? साहिवाल, सिंधी, देवनी। गाय की देसी नस्ल कौन सी है? होस्टीन, फ्रेजियन। भैंस की नस्लें कौन सी है? मुर्रा, मेहसान, सूखी, जीली। ठीक है, ये गांव के लोग समझ रहे होंगे ज़्यादा अच्छे से। साहिवाल, सिंधी, देवनी गाय की नस्ल। विदेशी हो गई होल्स्टीन, फ्रेजियन। भैंस की हो गई मुर्रा, मेहसाना, सूखी और जीली। संकरण द्वारा गायों और भैंसों की उन्नत नस्लें विकसित की जाती हैं। गाय की उच्च उत्पाद वाली किस्में फ्रेजियन, साहिवाल तथा होस्टियन फ्रेजियन हैं। होस्टियन फ्रेजियन और फ्रेजियन साहिवाल। ठीक है, साहिवाल अपनी देसी है, देसी और विदेशी को मिला के बनाई है। मुर्रा, भैंसों को दूध देने की क्षमता बहुत अधिक होती है मुर्रा भैंस की। कुक्कुट पालन, कुक्कुट मतलब मुर्गा। अंडे व मांस की प्राप्ति से मुर्गी, बत्तख इत्यादि पक्षियों का पालना कुक्कुट पालन कहलाता है। अंडे में प्रोटीन और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मुर्गी अंडे पर बैठकर उसे 21 दिन तक सेती है। इस अवधि को उष्मायन काल कहते हैं। कितने दिन में? 21 दिन में। ठीक है, यह अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों स्फुटन में सहायक है। इस प्रक्रम को प्राकृतिक स्फुटन कहते हैं। बड़े कुक्कुट फार्म में अंडे सेने कार्य विशेष उपकरणों द्वारा किया जाता है जिसे उष्मायत्र कहते हैं। इसका ताप स्थिर रखते हैं। उष्मायत्र द्वारा कृत्रिम स्फुटन हो रहा है। इसे भी मतलब एक निश्चित टेम्परेचर रखते होंगे किस दिन तक। कुक्कुट आहार में दले हुए दाने, हरी खाद्य सामग्री होती है। गेहूं, मक्का, बाजरा जैसे अनाज को पीसकर इसमें कंकड़, बालू का चूरा या चूना पत्थर का चूरा मिला देते हैं। कंकड़, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का स्रोत होने के कारण अंडों का कवच बनाने में सहायता होता है। मुर्गी को जल की प्रचुर मात्रा दी जाती है। जल की मात्रा कम होने पर अंडे देने की क्षमता में कमी आती है। तो क्या क्या दिया जाता है कुक्कुट आहार में? दले हुए दाने, हरी खाद्य सामग्री, गेहूं, मक्का, बाजरा। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं? बालू का चूरा मिला देते हैं या चूना पत्थर का चूरा मिला देते हैं जिससे अंडों का कवच बनता है। अधिक अंडोत्पादन और मांस के लिए संकरण तकनीक द्वारा कुक्कुटों की उन्नत फसलों का विकास किया जाता है। हमारे देश में व्हाइट लेन हॉर्न, आइलैंड रेड, ILS रेड मुर्गी ये उन्नत किस्में हैं। कौन कौन सी? व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग सफ़ेद लेग हॉर्न, आइलैंड रेड, ILS रेड ये मुर्गी की उन्नत किस्में हैं। मत्स्य पालन, अब देखो मछली तो मैंने तुम्हें बताया था विटामिन डी का भी स्रोत अच्छा है। मत्स्य पालन, तटीय क्षेत्रों और नदियों के समीप रहने वाला विशाल जनसमुदाय नियमित रूप से मछली का सेवन करता है। यह जंतु प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। शार्क और कोड जैसी मछलियों से प्रचुर मात्रा में मछलियों का तेल मिलता है। ठीक है, शार्क और कोड से, जिसमें विटामिन ए और डी पाया जाता है। मछलियों की पूंछ, पंख और हड्डियों का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। जल स्रोत के आधार पर मछलियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। तालाब, झील, नीर और नदी में पाए जाने वाली मछली अलवण जल मछली कहलाती है, जैसे कटला और रोहू। ठीक है, इसमें लवण की जरूरत नहीं होती है, मतलब नमकीन पानी की जरूरत नहीं होती। जबकि सागर, महासागर में पाई जाने वाली मछली जैसे टूना, कोड, लवण जल मछली कहलाती है। ठीक है, कटला और रोहू ये अलवणीय हैं और टूना और कोड ये लवणीय हैं। प्रजनन और संकरण द्वारा कम अवधि में तीव्रता से वृद्धि करने वाली मछली की उन्नत किस्मों का विकास किया गया है। ठीक है, तो ये बात थी आपकी। ये हमारा चैप्टर हो गया पूरा। इसमें पढ़ लो 1 मिनट। नर्मल में रबी की फसल है, रबी को गेहूँ पसंद है। खरपतवार नाशी है, मेटाक्लोर। यूरिया उर्वरक है, नाइट्रोजन उर्वरक है। ठीक है, साहिवाल है गाय। उगाने वाली फसलें उगाए जाने वाली एक ही किस्म की पौधे फसलें कहलाती हैं। खरबूजा, तरबूज, खरबूजा, मक्का आदि के लिए बलुई मिट्टी प्रसिद्ध है। बुलाई के लिए प्रयुक्त यंत्र, बुआई के लिए सीड्रेल, सोनालिका किसी उन्नत प्रकार जो संक्रमण की फलस्वरूप होती है। सोनालिका किसकी फसल है? गेहूं की होगी जहाँ तक है, देखें। हाँ, गेहूं की है, सोनालिका गेहूं की है। सोनालिका ट्रैक्टर याद आ रहा था मुझे तो। काटला, रोहू, रोहू जो है और काटला जो है ये तो अलवणीय जल में पाए जाने वाली मछली है।
काटला और रोहू कहाँ है? हाँ, कटला और रोहू लवणीय जल में पाई जाने वाली मछलियाँ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और यदि ये कक्षाएं आपके सपनों को पाने में आपकी मदद कर रही हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे यूनिट 9 ऑफ दिस मटेरियल एससीईआरटी एंड एनसीईआरटी किस्ट। तो अगली वीडियो आने तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चल जाए, बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। ठीक है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुरुवर क्लासेस। आपका दिन शुभ हो।